अस्सलाम वालेकुम। शादी में रुकावट। पहले भी कोशिश गुज़ार कर चुका हूँ कि हमलियात की वजह से ज़िंदगी में अजीब-व-गरीब वाक़यात देखने सुनने को मिलते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, मुझे एक जानने वाले की फ़ोन कॉल आई कि मेरे बेटे जिसकी मंगनी कुछ दिन पहले साथ वाले शहर की है, मैं आपका ज़िक्र अपने ससुराल में किया था, तो उनके घर कोई मसला है तो मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैंने जाने की हामी भर ली। अगले दिन अगली सुबह वक्त मुकर्रर पर वो गाड़ी लेकर आ गए। मैं तैयार बैठा था। अल्लाह का नाम लेकर हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र शुरू होते ही हाल अहवाल के बाद वो कहने लगे कि मसला यह है कि मेरी बहू की बड़ी बहन है, काफ़ी सालों से इसे आसेब है, इसी के लिए हम जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि आसेब ही है या ये आप कैसे जानते हैं? तो वो बोले कि ना तो वो खाना खाती है ना किसी को मिलती है, अलग अपने कमरे में खुद को बंद रखती है। खैर, बातें सुनकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मरीज़ा आसेब का शिकार हो। और अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जानबूझकर घर वालों को तंग करते रहते हैं। ऐसे मरीज़ों के ड्रामे और उनकी घर वालों की मजबूरी से जाली आमिल और पीर बहुत फ़ायदा उठाते हैं। खैर, इस तरह के मरीज़ हमेशा मेरी उकताहट और बेज़ारी का सबब बनते हैं और मैं इसके घर वालों को लाज़मी कह कर उठता हूँ कि मेरा वक्त बर्बाद करने का शुक्रिया, आपके मरीज़ को ऐसा कुछ नहीं है। खैर, बातें करते करते हम साथ वाले शहर पहुँच गए। थोड़ी देर तक हम एक बड़ी कोठी के गेट पर थे। हॉर्न की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला गया। पोर्च में हम उतरे तो हमारा इस्तकबाल एक बड़े सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने किया। ड्राइंग रूम में पहुँचे तो 2-3 और घर के अफराद आ मिले और हमारे साथ ही बैठ गए। चाय और नाश्ता आ गया। इससे फारिग होकर वही बुजुर्ग बोले कि आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि मेरी पोती, जो कि बहुत ही ज़हीन थी, बचपन से हर क्लास में पहली दूसरी पोजीशन लेती आई है, इसकी जहानत और शौक़ की वजह से इसे मेडिकल में दाखिला दिलवा दिया। वो बहुत खुश थी और दिल लगा के पढ़ रही थी। मेडिकल के तीसरे साल इसे चंद दिन की छुट्टियाँ थीं। वो बहुत खुश वापस आई थी, मगर चंद दिन गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने महसूस किया कि वो खामोश रहने लग गई है। इसी असना में बच्ची का वालिद बोला, मैंने इसकी माँ से कहा कि तुम इससे पूछो क्या मसला है। बहुत पूछा मगर इसका एक ही जवाब कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। बच्ची ने खुद को कमरे तक महसूर कर लिया। खाने का कहा जाता तो खा लेती, ना कहे तो ना खाती। रात को अगर इसके कमरे में कोई जाता तो इसको जागते पाता। छुट्टी के आखिरी दिन इसने पढ़ने से इनकार कर दिया। इसकी कैफियत देखते हुए हमने भी ज़बरदस्ती न की। फैमिली डॉक्टर से टाइम लिया गया। इसने नफ्सियाती मालिज के पास जाने का मशवरा दिया। नफ्सियाती मालिज ने कुछ सवाल किए। बच्ची ने बस एक ही जवाब दिया कि मेरा दिल नहीं लगता। डॉक्टर ने बेआरामी की वजह से ऐसा हो रहा है कहकर नींद की दवाई तजवीज़ कर दी। जब किसी डॉक्टर के पास जाना होता वो एक बार कहने पे ही तैयार हो जाती। एक बात हमने नोटिस की जिसकी वजह से हमें लगा कि शायद कोई आसेबी मसला है। जब भी इसके कमरे में कोई जाता है, इसको कपड़ों की अलमारी, जो कि लकड़ी की है, इसकी तरफ देखकर हंसता हुआ पाता, मगर आने वाले को देखकर खामोश हो जाती। इसलिए जो हमारे पीर साहब की वफ़ात के बाद जो उनके खलीफा हैं, इनको बुलाया गया। उन्होंने कहकर इस पे जादू है, कुछ तावीज़ दिए और चले गए। इसके बाद काफ़ी सारे आमिल बुलवाए गए। सब ने ये कहा कि इस पर जादू है, इसलिए ऐसा कर रही है। जब से ये तावीज़ों से इलाज शुरू किया है, इसने बिल्कुल ही कमरे में खुद को बंद कर दिया। जब भी इसके कमरे में जाएं, इसे घुटनों में मुँह छुपाए आंसू बहाते हुए देखते हैं। इस बात को 2 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। इसके चुप होने के बाद इसकी बीवी बोली, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने एक कागज़ पेंसिल मंगवाने को कहा और बच्ची का मुकम्मल हिसाब करके देखा तो ना कोई नफ्सियाती बीमारी निकली और ना ही जादू टोना। अगर निकला तो आसेब का असर। मैंने इनसे कहा कि क्या मुझे मरीज़ा के पास कमरे में ले चलें। बच्ची के दादा और वालिद मुझे साथ लेकर बच्ची के कमरे तक पहुँचे। इसके वालिद ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होकर मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरी नज़र बेड पर घुटनों में छुपाए बैठी लड़की पर पड़ी। मैंने सलाम किया तो लड़की ने मुंह ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखकर सलाम का जवाब दिया और सीधी होकर बैठ गई। बेड के पास रखे सोफे पर बैठने के बाद मैंने कहा, बेटा कैसी हो आप? वो बोली, मैं ठीक। इसके मुख्तसर सा जवाब सुनकर मैंने कहा कि मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि मैं ये जानकर बता सकूँ कि आपको मर्ज़ लग गया है। 2 साल से आपने खुद को अलग थलग
कर लिया है, पढ़ाई भी छोड़ दी है, सब आपकी वजह से परेशान हैं। मुझे तो लगता है आप खुद परेशान और उदास हैं। बोली अंकल आप नहीं जान सकते मैं क्यों परेशान हूँ और ना ही आप मेरी उदासी की वजह जान सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं उदासी की वजह थोड़ी सी बता दूँ तो क्या आप मुझे अपना सारा हल बता देंगी? इसने जी बता दूंगी। लड़की के वालिद और दादा दोनों खामोश बैठे गुफ्तगू सुन रहे थे। लड़की मेरी तरह सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा कि ना तो आपको कोई नफ्सियाती मसला है और ना ही तावीज़। मसला यह है कि आपने किसी ऐसी मखलूक को देख लिया है जो भुलाई नहीं पाई जा रही। मेरी बात सुनते ही लड़की चौंक गई और रोने लगी और मैंने इसे कहा कि मैं इस वक्त ही कुछ कर सकता हूँ जब तक मुझे सारी बात का पता चले। लड़की ने कहा मैं जब छुट्टियों में वापस आई तो घर वालों से मिलजुल कर अपने कमरे में आकर कुछ सामान रखने लगी तो कमरे में अचानक बहुत प्यारी और मसूर खुशबू फैल गई और हैरान हो गई ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने यही सोचा कि शायद बाहर हाल कमरे में घर के किसी फर्द ने कोई परफ्यूम लगाया है और शायद इसी की खुशबू है। कुछ देर बाद खुशबू का आने का एहसास ख़त्म हो गया। मैंने शावर लिया और कुछ देर सोने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद किए कुछ ही देर गुजरी होगी कि मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है जो मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोल कर देखा कोई ना था। मैं सो गई। शाम को मम्मी ने उठाया। मैं फ्रेश होकर बाहर हाल में चली गई। जाते ही मैंने भाई से पूछा कौन सा परफ्यूम लगाया था तो इसने कहा आज तो कोई नहीं लगाया। बहन से पूछा, दादा अबू से पूछा, शायद उन्होंने कोई इत्तर लगाया हो मगर सब ने इनकार कर दिया। रात का खाना वगैरह खाकर मैं जल्दी उठकर अपने कमरे आ गई। मैंने अलमारी खोली और अपने कपड़े बैग से निकाल कर अलमारी में रखने लगी कि अचानक दोबारा से वही खुशबू कमरे में फैल गई। मैं हैरान थी कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। इतनी मशहूर खुशबू मैं बता नहीं सकती। मैं बैठ गई और आराम आराम से नाक से सांस लेने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस खुशबू को अपने अंदर संभालूं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद खुशबू आनी बंद हो गई। मैं उठी और कपड़े अलमारी में दोबारा रखना शुरू कर दिए हो गई। कपड़े रखकर मैं वापस मुड़ी तो मेरी नज़र बेड पर पड़ी। इस पर एक तहशुदा कागज़ पड़ा था। मैंने वो खोला तो इसमें अस्सलाम वालेकुम लिखा था। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आया। मैंने इसे कमरे में पड़ी डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर मसरूफ़ रहने के बाद मैं सो गई। रात के किसी पहर मेरी आँख खुल गई। मैंने करवट बदली और करवट बदलते ही मेरा हाथ एक कागज़ पर पड़ा। मैंने उठकर लाइट जलाई, कागज़ खोला। इस पर लिखा था आपने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और इसे रद्दी समझ कर फेंक दिया। मैं पढ़कर हैरान और परेशान थी। मुझे याद था कि इस सब के दौरान मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। अचानक मेरे नाक से वो मखसूस खुशबू टकराई। मेरे लिए सब बहुत अजीब था। अचानक मेरी नज़र मेरे पाँव के पास पड़े एक और कागज़ पर पड़ी। मैंने वो उठाया और ये लिखा था ये सब आपके लिए परेशान कन है मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे आप अच्छी लगती हैं। मेरी हैरानी अब तजस्सुस में तब्दील हो रही थी। मेरी जगह और कोई होता शायद कब का कमरे से डर के भाग चुका होता मगर वो खुशबू ऐसे मेरे दिलो दिमाग को मसूर कर रही थी कि मुझे खौफ का एहसास तक ना था। मैंने कहा आप कौन हैं? मेरा इतना कहना था कि एक कागज़ मेरी झोली में आ गिरा। इस पर लिखा था आपका खादी। मैंने कहा मेरे सामने आओ। एक और कागज़ मेरी झोली में आ गिरा। इसमें लिखा था कि नहीं आ सकता। मुख्तसर यह कि मेरी और इसकी बकाया सारी रात इसी तरह बातें होती रहीं। इसका कहना था कि वो एक जिन है और इसे मेरी आँखें और बाल बहुत प्यारे लगते हैं। जब सुबह हुई तो वो ये कह कर चला गया कि जल्दी वापस आता हूँ। वो तो चला गया, साथ ही खुशबू भी, और यूँ लगा जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। फिर 2 दिन नहीं आया। मैं इन 2 दिनों बहुत बेचैन रही। मुझे कुछ अच्छा ना लगता। जब 2 दिन बाद मेरे कमरे में खुशबू फैली तो मुझे यूँ लगा जैसे मुझे कल कायनात की खुशियाँ मिल गई हों। मैं जब भी बोलती, जो सवाल करती, इससे का जवाब मुझे कागज़ पर लिखा मिल जाता। मेरी एक ही तकरार होती कि मैं आपको देखना चाहती हूँ। इनका एक ही जवाब कि ऐसा मुमकिन नहीं। मैं इस दौरान कमरे तक महदूद रह गई थी। जब वो मौजूद होते मैं कमरे को बंद कर देती। जब वो चले जाते मैं इनकी बातों और याद में खोई रहती। जब इनका कोई कागज़ मुझे मिलता इससे पहले वाला कागज़ गायब हो जाता। एक दिन मुझे कागज़ पर लिखा मिला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कमरे तक महदूद हो जाने की वजह से परेशान है और वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहे हैं। वो तुम्हारा इलाज करवाएं, खामोशी से करवा लेना। मैंने हामी भर ली। एक दिन मैंने इनसे कहा कि आपको मेरी कसम मेरे सामने आए। मुझे जवाब मिला कि अगर मैंने ऐसा किया तो 2 मुश्किलें बन जाएंगी। मेरे ख़ानदान वालों को पता चल जाएगा
मैं आपके सामने ज़ाहिर हुआ हूँ। मेरे लिए पाबंदियाँ बढ़ जाएंगी और दूसरी मुश्किल यूँ, आप मुझे कभी भूल नहीं सकती हैं, मगर मुझे देख लिया तो कभी नहीं भूल पाएंगी। ये जवाब पढ़ तो मैंने लिया, मगर मैं समझ ना सकी। मैं अपनी बात पर अड़ी रही। हार मानते हुए उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो। मैंने खुशी से आंखें बंद कर ली। मेरे कानों में इंतहाई दबदबे वाली भरी आवाज़ आई कि आंखें खोली। मैंने धड़कते दिल से आंखें खोली की खुली रह गई। मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त रुक जाए और ये लम्हा कैद हो जाए। इतनी खूबसूरत शक्ल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं बयान करने से कासिर हूँ। इसी लम्हे कुछ अजीब सा हुआ। मैं कमरे में धुआं भरना शुरू हो गया। मैंने इनके चेहरे पर बेहद परेशानी देखी और अचानक मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैं परेशानी अफसरदारी से इधर उधर देखने लगी, मगर वो जा चुके थे। धुआं भी अचानक से गायब हो गया। इस वाक़ये के कई दिन बाद तक मेरा राब्ता ना हुआ। मेरी मानो जैसी दुनिया लुट गई हो। मैंने खुद को कमरे में बिल्कुल बंद कर दिया। मैं अपनी नादानी पर सारा दिन रोती रहती। मैंने घरवालों को कॉलेज जाने से मना कर दिया। कई हफ्ते गुजर गए। एक रात मैं बैठी रो रही थी कि अचानक इनकी आमद की खुशबू का एहसास हुआ। मैं चौंक कर खुशी से इधर उधर देखने लगी। मुझे खुशबू आ रही थी। मैं इनका नाम पुकारने लगी, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कई मिनट गुजर गए। अब मेरी खुशी बेचैनी और परेशानी में बदल चुकी थी। मैं काफ़ी देर तक इनका नाम ले लेकर पुकारती रही, मगर जवाब न मिला। अचानक खुशबू का एहसास कम होना हो गया। खुशबू आ तो रही थी, मगर बहुत कम। मेरी नज़र बेड के साइड टेबल पर पड़ी। वहाँ एक कागज़ पड़ा था। मैंने जल्दी से उसे उठाकर खोला। इस पर लिखा था, मैंने आपसे कहा था कि आपके सामने आने से मेरे लिए परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। मेरी कौम को इसी वक्त मेरी इस हरकत का पता चल गया था। अब फैसला यह हुआ है कि अब कभी अगर मैंने आपसे रब्ता किया तो मेरे साथ आपको भी सज़ा मिलेगी। और मैं ये नहीं चाहता आखिरी सांस तक आपको याद रखूँगा, मगर आप मुझे भूल जाना। मेरी खुशबू मेरी इस आखिरी पैगाम से हमेशा आती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। इस लोके को पढ़कर मेरी दुनिया वीरान हो गई। मेरे घरवाले मुझे जब किसी इलाज का कह देते, मैं चुप करके करवा लेती। बहुत लोग आए, सब ने अपनी अपनी बातें की। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने सच बताया। यह कहकर वो लड़की खामोश हो गई। इसके वालिद व दादा और मैं सब खामोशी से सुन रहे थे। इसके चुप होने पर लड़की के वालिद ने आके पढ़कर इसको सीने से लगा लिया। मैंने इस लड़की से वो ख़त लाने को कहा। लड़की उठी और अलमारी से एक कपड़ा लिपटा हुआ ले आई। कपड़ा खोलकर इसमें से एक कागज़ निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। पूरा कमरा अजीब सी भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। क्या बताऊँ क्या खुशबू थी, जैसे संदल, अंबर और कस्तूरी को किसी ने एक साथ रख दिया हो। खुशबू ने दिमाग तक मुअत्तर करके रख दिया। इतना अरसा गुजरने के बाद भी खुशबू कागज़ से हटी न थी। खुशबू की सहर अंगेज़ी में मैंने वो कागज़ खोल कर पढ़ा, जिस पर हूबहू वैसी तहरीर थी जैसा लड़की ने बताया था। मैंने ख़त पढ़कर कागज़ वापस लड़की को दिया और कहा कि इस मसले का एक ही हल है कि ये वाक़या आपको बस इतना ही याद रह जाए, जैसे बचपन की एक हसीन याद, और आप वैसे ही नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आए। मुख्तसर ये कि कुछ दिन इस बच्ची का रूहानी इलाज किया गया। अल्लाह पाक का करम हुआ, बच्ची की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है। इस वाक़ये के कुछ हफ्ते बाद बच्ची की मुझे कॉल आई। इसने कहा, मैं आज अपने अब्बू के साथ नहर पर जाकर वो ख़त बहा दिया है। मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई। अब इस लड़की की शादी हो चुकी है और वो अपने ख़्वान के साथ बहुत खुश है। एक बात बताता चलूँ, आज तक मैं वो खुशबू नहीं भूल सका, ना भूल पाऊँगा। थैंक यू। इस पर